डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। यानी मैट्रिसेस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं इनके, उसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। जो पहला टाइप है इसका वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेकर के बताते हैं आपको। A इक्वल टू 1 3 5, ये एक मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर की बात करें तो ये 1/3 ऑर्डर का, यानी कि 1 रो और 3 कॉलम का ये मैट्रिक्स है। तो यदि मैट्रिक्स के अंदर में सिर्फ एक रो है तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ मैट्रिक्स having only one row, having only one row is called रो मैट्रिक्स। तो इसका ये एग्जांपल है। एक और एग्जांपल ले, अगर लेट्स से बी इक्वल है 7 3 5 9 के, तो यहाँ पे भी अगर हम ध्यान देंगे तो सिर्फ एक रो है और 4 कॉलम है। तो यहाँ पे सिर्फ एक रो है, तो इस मैट्रिक्स को भी हम लोग कैसा मैट्रिक्स कहेंगे? तो रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसके ऑर्डर की बात करें तो 1/4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। सिंबॉलिक फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाएगा? सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं A इक्वल टू Aij 1 × n, where 1 represents number of rows and n represents number of columns। नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 1 है, तो इस प्रकार से हम लोग रो मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। सेकेंड जो टाइप है इसका, ये है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स तो नाम से ही स्पष्ट है, ये भी ये ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम, उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका। ए मैट्रिक्स having only one column is called column matrix। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3 5। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज हैं, 2 रोज हैं एंड 1 कॉलम है। तो इसके ऑर्डर की बात करें तो इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। 2/1 का ये मैट्रिक्स है। तो चूँकि यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम है, इसलिए इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। सेकेंड एग्जांपल लेके देखते हैं। बी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3 5 7। इसका ऑर्डर 3/1 है, यानी 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। ये भी किसका एग्जांपल है? कॉलम मैट्रिक्स का। सिंबॉलिकली इसकी बात करें कैसे इसको डिनोट किया जाएगा, तो इसको हम लोग A इक्वल टू Aij
m क्रॉस 1 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो m रोज है एंड 1 कॉलम है, तो एक कॉलम है तो इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। आइए अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये सबके समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो टाइप है ये हमें पढ़ना है स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। स्क्वायर मैट्रिक्स अपने नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, a matrix having equal number of rows and number of column is called स्क्वायर मैट्रिक्स। कहने का अर्थ ये है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। नंबर ऑफ रोज इक्वल होगा नंबर ऑफ कॉलम के। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल A इक्वल टू 2 3 5 7, ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम है। 2 रोज एंड 2 कॉलम, नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, तो इसको हम लोग कैसा मैट्रिक्स कह सकते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। B इक्वल टू 3 5 9 2 4 7 1 3 2। इस मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। इस मैट्रिक्स को हम लोग 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कहेंगे, और सिंस यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है इसलिए ये मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जाम्पल कहलाएगा। सिंबॉलिकली इसकी बात करें कैसे इसको डिनोट किया जाएगा, A इक्वल टू Aij n क्रॉस n के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी नंबर ऑफ रोज भी n के इक्वल है एंड नंबर ऑफ कॉलम भी n के इक्वल है। दोनों ही वैल्यूज आपस में इक्वल है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, तो इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कह देंगे। आई होप ये सबके समझ में आ रहा होगा। ये जो है हमारा थर्ड टाइप था, तीसरा टाइप था ये। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ टाइप। फोर्थ जो टाइप है नेक्स्ट हमें पढ़ना है फोर्थ टाइप, और ये है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, इसको जो है हम लोग पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर इसका डेफिनेशन लिखा जाएगा। A इक्वल टू 2 0 0 0 3 0 0 0 5। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है जो कि डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके, यानी कि ये जो लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे 0 होंगे। तो यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब उस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग
डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा? तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स शून्य हो, उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो आइए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ मैट्रिक्स having elements 0 except diagonal element। यानी डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो तो फिर उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। सिंबॉलिकली इसको कैसे डिनोट किया जाएगा? तो यदि हम किसी मैट्रिक्स को A इक्वल टू, एंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है जो आपको ध्यान रखनी है, ये कैसा मैट्रिक्स होगा? तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स 0 एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो तो फिर उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। सिंबॉलिकली बात कर लेते हैं इसको कैसे डिनोट किया जाएगा। लेट्स से एक मैट्रिक्स हमारा A इक्वल टू AIJ n क्रॉस n का। अब यदि ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे ये 0 हो जाएंगे। अब इसको इस तरीके से लिखते हैं AIJ इक्वल टू 0। ये कब होगा? जब I नॉट इक्वल हो J के। एंड AIJ इक्वल टू सम वैल्यू होगा, इसको भी हम वेरिएबल के फॉर्म में ही लिख रहे हैं। लेट्स से AIJ ये कब मिलेगा मुझे? जब I इक्वल हो जाए J के। यानी I का वैल्यू जब J के इक्वल होगा, लेट्स से जब I का वैल्यू 1 है तो उस टाइम J का वैल्यू भी 1 होना चाहिए। तो I और J दोनों ही 1 है तो एलिमेंट जो है हमें कौन सा मिलेगा? A11। उसी प्रकार से I का वैल्यू जब 2 हो और तो J का वैल्यू भी 2 हो जाएगा तो एलिमेंट कौन सा मिलेगा? A22। यहाँ पे इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। यानी I का वैल्यू जब 1 होगा तो A11, I का वैल्यू जब 2 होगा तो A22, 3 होगा तब A33। इस टाइप से हमें एलिमेंट्स मिल जाएंगे। इनके अलावा जब I का वैल्यू J के इक्वल नहीं है A21 का वैल्यू 0 होगा, A31 का वैल्यू भी 0 होगा, A32 का वैल्यू भी 0 होगा। 3 इज़ नॉट इक्वल टू 2, 3 2 के इक्वल नहीं होता है तो उस टाइम पे हमारा एलिमेंट का वैल्यू क्या है? 0 है। यहाँ पे A12 का वैल्यू भी 0 होगा, A13 भी 0 होगा, A23 भी 0 होगा। इस टाइप से अगर मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन 0 हैं एंड इसके अलावा जो एलिमेंट्स बच गए वो सारे 0 हैं तो फिर उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ये इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप ये सबके समझ में आया होगा। अभी इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y and z if a equal to 3, x minus 1, 0, 2, 4, z minus 3,
0 0 y-2। ये जो मैट्रिक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक्स वाई और जेड का वैल्यू बताना है यदि ये जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो हमें पता है डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर में डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंस in a diagonal matrix all the elements are the value of all the elements are 0 except diagonal एलिमेंट। तो यदि हम इस स्टेटमेंट का यूज करें तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे, डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए तो x-1 बच रहा है। x-1 को हमें इक्वेट करना पड़ेगा 0 से। उसी प्रकार से z-3 को इक्वेट करना पड़ेगा हमें 0 से। एंड लास्टली y-2 को भी इक्वेट करना पड़ेगा 0 से। यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा x=1, यहाँ से मिलेगा z=3 एंड y=2। तो यही आपके आंसर्स हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड के वैल्यू हो जाएंगे, जिन्हें आप वापस से इस मैट्रिक्स के अंदर डालोगे तो आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा। आई होप ये क्वेश्चन सबके समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है ये हमें पढ़ना है, 5th टाइप है ये, नंबर नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। स्केलर मैट्रिक्स, तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स किसको कहा जाएगा। तो ये जो है मैट्रिक्स ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं। सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि डायगोनल के एलिमेंट्स के वैल्यू इक्वल हैं और बाकी के एलिमेंट्स के वैल्यू 0 है। तो फिर उस मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं, फिर इसका डेफिनेशन लिखा जाएगा। a = 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है ये स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो डायगोनल के एलिमेंट्स के वैल्यू जो है ये 2 हैं, सभी जगह समान है। तो यदि सभी जगह ही 2 हो तो फिर इस मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ a = aij n cross n is a diagonal matrix or is a scalar matrix, then दो कंडीशंस हैं। कौन कौन सी? ए आई जे का वैल्यू ये इक्वल हो जाता है 0 के, कब?
जब आई का वैल्यू नॉट इक्वल हो जे के, यानी डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी के एलिमेंट्स के वैल्यू क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। और सेकेंड कंडीशन है ए आई जे जो है ये इक्वल हो जाएगा किसी कांस्टेंट के, मान लेते हैं के, जहाँ के का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे। ये कब होगा, जब आई जो है इक्वल हो जाए जे के। आई जब इक्वल हो जाए जे के तो हमें जो एलिमेंट्स मिलेगा वो डायगोनल एलिमेंट्स मिलेगा, और डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू किसके बराबर है, के बराबर है। डैट मीन्स किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। तो यदि एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए, आई होप ये सबके समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टाइप है ये है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स इक्वल हो 1 के। तो यहाँ पे जो है आपको समझने वाली बात यह है कि इसको हम लोग इस प्रकार से नहीं कहेंगे ऐसा मैट्रिक्स, हम कहेंगे कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट इक्वल हो 1 के, तो फिर उसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए इसको हम, तो डायगोनल के एलिमेंट जो है इक्वल हो जाएंगे 1 के और बाकी के एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे 0 के, 0 0 1। तो ये जो मैट्रिक्स है ये यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। यहाँ पे इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, इफ ए इक्वल टू ए आई जे n cross n is our diagonal matrix, और थोड़ा चेंज करते हैं इसमें, ए इक्वल टू ए आई जे n cross n इज ए आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। देन ए आई जे का जो वैल्यू है ये इक्वल होगा 0 के, तब जब आई जो है नॉट इक्वल है जे के। एंड सेकेंड जो पॉइंट है इसमें जो ध्यान देना चाहिए हमें, ए आई जे का वैल्यू इक्वल हो जाएगा 1 के, ये कब होगा, जब आई का वैल्यू इक्वल हो जाए जे के। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो तो फिर उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है, तो डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स के अंदर में डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल होंगे। एंड यूनिट मैट्रिक्स के अंदर में एक और खास बात क्या देना है, खास बात पे ध्यान देना है कि यूनिट मैट्रिक्स के अंदर में डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे 1 के। आई होप ये सबके समझ में आया होगा। आइए एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। सेकेंड एग्जांपल, जैसे बी इक्वल है 1 0 0 1। ये जो मैट्रिक्स है ये भी आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स ही है, क्यों, क्योंकि डायगोनल के जो एलिमेंट्स है ये इक्वल है 1 के, इसलिए। और पहला जो एग्जांपल लिया हुआ था हम लोगों ने ए इक्वल टू 1 0 0, इसको हम लोग थर्ड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। इसको डिनोट कैसे किया जाएगा, थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स को आई सबस्क्रिप्ट 3 के द्वारा डिनोट किया जाएगा। उसी प्रकार से सेकेंड ऑर्डर के आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स को I2 के द्वारा डिनोट किया जाएगा।
आई होप ये सबके समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट टाइप के बारे में देखते हैं। 7th नंबर, नल मैट्रिक्स। नाम से ही स्पष्ट है, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे 0। इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा? अ मैट्रिक्स हैविंग each element equal to 0 is called null matrix। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट 0 के बराबर हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं A इक्वल टू 0 0 0 0। सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2×2 ऑर्डर का, और सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो इसको नल मैट्रिक्स कहेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। B इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। ये 2×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसके भी सभी एलिमेंट्स 0 हैं, तो इसको भी हम लोग नल मैट्रिक्स ही कहेंगे। आई होप ये सबके समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नल मैट्रिक्स के बाद में हमें पढ़ना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। 8th नंबर है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी नाम से ही स्पष्ट है। अपर ट्रायंगुलर कहने का अर्थ ये है कि सिर्फ अपर जो पार्ट है वो नॉन जीरो होगा एंड नीचे वाला जो पार्ट होगा वो इक्वल होगा 0 के। किसके ऊपर वाला? डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाला जो पार्ट है वो नॉन जीरो होगा। यदि वो नॉन जीरो है देन उसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें 1 3 5 2 4 7 0 0 0। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ये नॉन जीरो है। तो अगर डायगोनल के ऊपर वाला पार्ट नॉन जीरो और नीचे वाले सारे एलिमेंट्स 0, इन दैट केस हम लोग मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। सिम्बॉलिकली इसको कैसे डिनोट किया जाएगा? तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ is called upper triangular matrix if Aij is equal to 0। कब होगा ये 0? जब i का वैल्यू ग्रेटर देन हो j से, यानी सेकेंड रो में आ जाए, थर्ड रो में आ जाए। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट के लिए आप चेक करोगे तो रो का जो वैल्यू है वो कॉलम से ज़्यादा है। सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, 2 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, तो इस वजह से ये एलिमेंट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा 0 के। उसी प्रकार से नीचे के 2 एलिमेंट 0 होंगे, A32 A31, ये सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। अगर ये 0 है, नीचे वाला पार्ट 0 है कम्प्लीटली, देन हम लोग मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसी प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। अ मैट्रिक्स
और a square matrix A equal to Aij is called lower triangular matrix if Aij is equal to 0। कब होगा ये 0? जब i का वैल्यू लेस देन हो j से। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं इसको। a इक्वल टू इस ट्रायंगल के अंदर में, इस मैट्रिक्स के अंदर में जो अपर पार्ट होगा, डायगोनल के अपर पार्ट, वो इक्वल होगा 0 के। सपोज 1 3 5 ये हमारे डायगोनल के एलिमेंट हैं। तो इसके ऊपर वाला जो भी एलिमेंट्स है वो इक्वल होना चाहिए 0 के। एंड नीचे वाले एलिमेंट्स के कुछ वैल्यूज हो सकता है 0 हो सकता है नॉन 0 हो। कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं 0 से 5 3 2। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो इस ट्रायंगल, इस मैट्रिक्स के अंदर में जो लोअर पार्ट है ये नॉन 0 है। अगर नॉन 0 हो और अपर पार्ट इक्वल हो 0 के, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने कवर कर लिया। इसके अलावा और भी कुछ टाइप्स हैं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, इन सब के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो अभी हम लोग देखते हैं कि दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहा जाएगा, किस कंडीशन में दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कहे जाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए आप लोग, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहे जाते हैं, तो इसके लिए जो है आपको दो कंडीशन चेक करना पड़ेगा। अगर दो मैट्रिक्स को इक्वल करना है तो दो कंडीशन चेक करने पड़ेंगे। पहला जो कंडीशन है, मैट्रिक्स के ऑर्डर जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ फर्स्ट कंडीशन है देयर ऑर्डर इज सेम, एंड सेकेंड कंडीशन है देयर करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। देयर corresponding elements are equal। आइए इसको समझते हैं क्या लिखा है मैंने। कहा जा रहा है यहाँ पे कि दो मैट्रिक्स जो है ये इक्वल होगा यदि दोनों के ऑर्डर सेम हो और दोनों के सेम पोजीशन वाले एलिमेंट इक्वल हो, मैग्नीट्यूड में वैल्यू जो है वो इक्वल, तभी दोनों मैट्रिक्स को हम लोग सेम कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यदि A इक्वल है Aij m क्रॉस n के, एंड B इक्वल है Bij P क्रॉस Q के। यहाँ पे हमने दो मैट्रिक्स लिया हुआ है, तो ये दोनों ही मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे? जब इनके ऑर्डर सेम हो जाए। ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या है? जो फर्स्ट कंडीशन है हमारा, ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी m क्रॉस n जो है ये इक्वल होना चाहिए p क्रॉस q के। यहाँ से आप लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि m का वैल्यू जो है ये इक्वल होना चाहिए p के, एंड n का जो वैल्यू है ये इक्वल होना चाहिए q के।
यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को चेक करेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं ए आई जे ये इक्वल होना चाहिए बी आई जे के। फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 3, इसी प्रकार से ये m तक जाएगा। एंड j इक्वल होना चाहिए, j इक्वल है 1 2 3 डैश डैश n के। यानी a11 की बात करें तो ये बराबर होना चाहिए b11 के। a12 की बात करें, a11 का वैल्यू इक्वल होना चाहिए b11 के। a12 की बात करें तो ये इक्वल होना चाहिए b12 के। a13 की बात करें तो ये इक्वल होना चाहिए b13 के। आई होप ये समझ में आ रहा होगा सबके। आइए एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं इसको। एग्जांपल के तौर पे सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिया है 2a 3b, ये इक्वल है 2 3 5 7 के। और हमें चेक करना है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है, और फिर उसके बाद में a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो चीज़ है वो हम चेक करेंगे उसका ऑर्डर, दोनों ही मैट्रिक्स के ऑर्डर। पहला जो मैट्रिक्स है ये 2x2 ऑर्डर का है, एंड सेकेंड जो मैट्रिक्स है ये भी 2x2 ऑर्डर का है। चूँकि ऑर्डर सेम है तो ये मैट्रिक्स एलिजिबल है इक्वल होने के लिए। अब क्या चेक करना है हमें, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। यानी a11 का वैल्यू इक्वल होना चाहिए b11 से, a12 का वैल्यू इक्वल होना चाहिए b12 के, a21 का वैल्यू इक्वल होना चाहिए b21 के, एंड a22 का जो वैल्यू है ये इक्वल होना चाहिए b22 के। तो यहाँ से आप इक्वलिटी का कंडीशन यूज़ करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आप a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 7 पहले मैट्रिक्स के अंदर में डाल दो तो दोनों ही मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। इक्वलिटी का कंडीशन क्या क्या है, तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और सेकेंड कंडीशन है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो आइए कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। एक्स माइनस वाई, ये 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये इक्वल है 2x2 मैट्रिक्स के, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के। तो यहाँ से अगर आप इक्वलिटी का कंडीशन चेक करोगे तो सबसे पहला कंडीशन है ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर सेम है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे। ये वैल्यू इक्वल होना चाहिए 5 के। फिर 2x माइनस वाई जो है ये इक्वल होना चाहिए 12 के। उसी प्रकार से 2z प्लस डब्ल्यू जो है ये इक्वल होना चाहिए 3 के, एंड 2x प्लस डब्ल्यू ये इक्वल होना चाहिए 15। तो इक्वलिटी का कंडीशन अप्लाई करने के बाद में हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, कौन कौन से इक्वेशंस मिलेंगे। पहला जो इक्वेशन है ये मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 5 बाई यूजिंग इक्वलिटी कंडीशन। हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 5 के, 2x माइनस वाई ये इक्वल हो जाएगा 12 के, फिर 2z प्लस डब्ल्यू ये इक्वल होगा 3 के, एंड 2x प्लस डब्ल्यू ये इक्वल होगा 3 के। ये 4 इक्वेशंस हमें मिल गए हैं। अब इनको सॉल्व करना है हमें, तो इसको हम नाम दे देते हैं। पहला इक्वेशन है ये, दूसरा इक्वेशन है ये रहा, तीसरा,
और ये है चौथा। तो फर्स्ट टू इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन आप 1 करोगे, ये इक्वेशन 2 है, क्लियर कर देते हैं इसको, अच्छे से लिखते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करोगे आप तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा 7 के। फिर वापस से जब आप x इक्वल टू 7 पुट करोगे इक्वेशन 1 में तो y का वैल्यू मिलेगा, एंड y इक्वल आ जाएगा 2 के। x और y का वैल्यू मिल गया, x और y का वैल्यू मिल गया तो आप x इक्वल टू 7 इक्वेशन 4 में पुट कर दो। पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 4। तो यहाँ से 14 प्लस w इक्वल टू 15 मिल जाएगा, एंड w का वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो ये 1 आ जाएगा। नाउ अब क्या करना है, x y एंड w का वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर लिया, z का वैल्यू रह गया है, तो z का वैल्यू आप इक्वेशन 3 की हेल्प से निकाल सकते हो। कैसे निकाला जाएगा, पुट w इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तीसरे इक्वेशन में आप w इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 2z प्लस 1 इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 1। इस प्रकार से आपने x y z एंड w सबके वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। आई होप ये आप लोगों के समझ में आ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी इक्वालिटी के ऊपर ही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन नोट करिए और इसको खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए, और अपना अपना आंसर्स जो है आप लोग चैट बॉक्स में या फिर कहिए कमेंट करिए। ओके गाइस, आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। हैव ए गुड डे, बाय।